शनि महाराज के सिग्निफिकेंस हमें पढ़ने हैं। शनि महाराज के बारे में क्या विचार होगा ये बुक में भी लिखा है, उसको भी पढ़िएगा और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। शनि महाराज जो हैं सूर्य लगन के कारक हैं, चंद्रमा चतुर्थ भाव के, मंगल किस भाव के कारक हैं, तीसरे और छठे भाव के, बुध किस भाव के कारक हैं, दसम भाव के, गुरु किस भाव के कारक हैं, द्वितीय पंचम नवम और एकादश, चार भाव का कारकत्व इनको मिला। शुक्र किस भाव के कारक हैं, सप्तम भाव के, और चौथे भाव के भी होंगे जब चौथे भाव से सुख साधन वैभव देखा जाएगा। माता का विचार होगा तो चंद्रमा कारक। ऐसे शनि कारक होते हैं 6 8 12 के, छठे भाव आठवें भाव और 12वें भाव के कारक होते हैं। तो छठे भाव के दो कारक हैं शनि और मंगल। शनि को जो है कर्म फल का देवता कहा गया है। शनि न्याय है, न्यायाधीश है। गुरु जो है न्याय की किताब है, कानून की किताब है, क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान है। गुरु क्या है, ज्ञान है। और न्याय कब होता है, ज्ञान से होता है। तो जो ज्ञान है, जो लॉ की बुक है, कायदे कानून है, वो सब तो आ जाएगा बृहस्पति में, लेकिन जब न्याय देने की बारी आएगी तो शनि महाराज न्यायाधीश है। शनि हमारे कर्मों, रिकॉर्डिंग लगाए हैं ना। हम्म। शनि महाराज हमारे कर्मों के आधार पर हमें न्याय देते हैं। जब कर्म सही ना हो तो क्या होगा निखिल जी, अगर कर्म सही ना हो तो क्या होगा, न्याय हमारे विपरीत आएगा। दो लोगों का डिस्प्यूट है, मामला कोर्ट में है, जैसे अगर जनता का सपोर्ट देखना है तो शनि उसका कारक है, तब चौथे भाव में आ जाता है। वो बुक में है, पढ़िएगा। आगे जैसे जैसे विश्लेषण करेंगे तब और चीजें, बहुत सारी चीजें, एक ही भाव के कई कारक हैं। फिलहाल जो जनरल चीजें हैं उनको आप तैयार कर लेंगे तो आगे वो अपने आप समझ में आएगा। चौथा हाउस पब्लिक हाउस होता है, जनता का भी भाव होता है, और जनता का कारक ग्रह शनि है। चुनाव उनाव जो लोग लड़ते हैं उनके लिए शनि मुख्य हो जाता है। तो अगर कर्म खराब होंगे तो क्या होगा, न्याय हमारे विपरीत आएगा। और जब कोई भी चीज हमारे विपरीत आता है तब क्या होता है, दंड मिलता है, सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। रोहित जी, कर्म खराब होगा उससे क्या होगा, उससे हमें मिलेगा दंड। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, कहीं से भी, घर में भी हम खराब काम करते हैं, छोटे थे बचपन में थे अभी भी सोचिए, कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दंड। और दंड मिलने से क्या मिलता है, दुख। इसीलिए शनि दुख के कारक ग्रह है। दुख के कारक ग्रह इसलिए नहीं है कि आप ये सोचिए शनि दुख देंगे ही देंगे। जब कर्म खराब होता है तो फैसला हमारे विपरीत होता है, और तब हमें दंड मिलता है। अब जैसे पत्नी ने कहा रोटी बना दीजिए, आप ना नुकुर किए, आंख दिखा दिए, तो अब आप अच्छा कर्म थोड़े कर रहे हैं। मानिए बात, यस बॉस करिए, रोटी बनाइए, नहीं बनाए, कर्म आपने खराब किया, तो फिर उसके बाद क्या होगा, रात भर जीना हराम होगा, सुकून से थोड़े सो पाएंगे। जब तक एक बार फुल फेज में झगड़ा नहीं हो जाएगा उसके पहले तो शांति स्थापित नहीं होगी घर में। तो उससे क्या हुआ, आपको दुख मिला। तो अगर कर्म खराब है तो खराब कर्म के कारण दुख नहीं होता, उसके बाद जो दंड मिलता है उसके कारण से दुख होता है। तो शनि महाराज, हाँ, पत्नी का काम है। अब और भी कारण है झगड़े के, हम छोटा ही कारण पकड़ लेते हैं। वैसे झगड़े का कोई कारण नहीं होता है। अगर हफ्ते 10 दिन में पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं हो रहा है, पत्नी बिना लड़े ले रह जा रही है 10 15 दिन, तो समझ जाइए कि अब प्रेम कम हो रहा। इसलिए जो समझदार पति होते हैं, खासकर जब तक उम्र 50 50 तक नहीं हो गया है तब तक
समझदार पति हफ्ते 10 दिन में एक बार मौका दे देते हैं पत्नी को लड़ने के लिए, फिर उसके बाद देखिए स्त्रियों की ऊर्जा और काम में मन लगना ये सब बहुत बढ़ जाता है। ना लड़िए 10-12 दिन, तब फिर देखिए उनको लगेगा कि ये पति देव जी अब कुछ बदले बदले से हैं, अब लड़ने में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आज हम लड़े हैं तब बता रहे हैं, बहुत दिन हो गया था, हम सीधे आदमी है बगल काट जाते हैं, बहुत दिन से बगल काट रहे थे, तो आज समझ गए कि अब जो है ये इरिटेट हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तब जानबूझ के लड़ना पड़ा, क्या करें। तो शनि महाराज न्याय के कारक और दुख के कारक, क्योंकि जहां न्याय है वहां पर विपरीत फल देंगे शनि महाराज और दुख होगा। शनि महाराज एक धीमे ग्रह है, स्लो गति से चलने वाले ग्रह है, 2.5 साल लगाते भी हैं एक राशि में। और शनि महाराज को लंगड़ा ग्रह भी कहा जाता धीमे इसलिए चलते हैं क्योंकि उनकी एक टांग जो है वो जो है मोच है, उसमें धीमे चलते हैं। रावण ने प्रहार किया था उनकी एक टांग पर, जब मेघनाथ का जन्म होना था उस समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने हिसाब से राशियों में प्लेस्ड किया और बोला कि जब तक जन्म नहीं हो जाएगा तब तक इन राशियों से आप लोग हटेंगे नहीं, यहीं पर रहेंगे, जन्म के बाद आप लोग अपनी गति को बदलेंगे। तो सब ग्रह जो है अपने आप को वहीं पर स्थिर रखे। तो नारद जी ने कहा शनि महाराज से, आप तो न्याय करते हैं, अगर इस प्रकार से हो जाएगा जैसे रावण ग्रहों को रख दिया है, तब तो जो है इसका पुत्र अजेय हो जाएगा, कोई पराजित नहीं कर पाएगा, तो फिर आप भी न्याय नहीं कर पाएंगे। तो शनि महाराज ने कहा नहीं, हम कैसे आगे बढ़ जाएं जब कोई नहीं बढ़ रहा है। तो नारद जी ने कहा मत बढ़िए आगे, सिर्फ एक पैर उठा लीजिएगा, दोनों पैर से मत रहिए, एक उठा लेंगे थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो भी भगवान रास्ता निकाल लेंगे इसके साथ कुछ करने के लिए। तो शनि महाराज जी एक पैर उठा लिए थे, तो ऐसा कहा जाता है कहानी में कि तब रावण ने उसी पैर पे प्रहार किया था, तो जिसके कारण से लंगड़े हो गए, इसलिए लंगड़ेपन का भी कारक शनि ही है और इसलिए वो धीमे चलते हैं। दूसरा ये आप इस प्रकार से शनि समझिए कि शनि महाराज धीमेपन के कारक है। और धीमापन होता कहाँ पर है, कोई भी चीज धीमी कब चलती है, धीमा होगा तो उसका गुण धर्म क्या सामने आएगा नेहा जी, अगर कोई चीज धीमा है तो उसमें धैर्य है। धीमा जो होता है उसमें क्या होता है, धैर्य होता है। जल्दबाजी जो है वो तो उतावलापन देती है, लेकिन जहां पे धैर्य है वहां पे धीमापन रहेगा, वह व्यक्ति आपकी बातों को आराम से सुनेगा, अपनी बातों को भी धीरे धीरे बोलेगा और जहां उतावलापन है अगला व्यक्ति सुनेगा नहीं, पूरा बस बोलने लग जाएगा, कुछ बात हुई बस तुरंत लाठी डंडा उठ गया, प्रतिकार शुरू, विषय वस्तु को समझता है व्यक्ति जब उसमें क्या होता है, धैर्य, धीमेपन से धैर्य आता है। और धैर्य में क्या होती है, स्थिरता होती है। इसीलिए शनि धीरे धीरे असर देते हैं। कैसे देते हैं, धीरे धीरे आपको धैर्य पैदा करेंगे आपके अंदर और उसी हिसाब से फिर आपको धीरे धीरे परिणाम भी देंगे। बिना धैर्य के व्यक्ति जो है लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। इसलिए शनि जो देते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, लंबे समय के लिए, इसलिए धीरे धीरे सक्षम बनाएंगे आपको, फिर देते रहेंगे, अचानक से कुछ नहीं देंगे। कहते हैं ना कि बूढ़े लोगों में अनुभव सबसे ज्यादा होता है, बूढ़े लोगों का अनुभव लेना चाहिए। बूढ़े मतलब जिनकी उम्र अधिक होती जा रही है, पैदा होने के बाद एक दिन बीता, एक दिन का अनुभव आया, ऐसे 10 साल बीता तो जीवन का 10 साल का अनुभव होगा। जो व्यक्ति युवा अवस्था नहीं देखा है, सिर्फ बालक है अभी, क्या उसके पास युवा अवस्था का अनुभव है, नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 50 साल का है उसके पास बचपन का भी अनुभव है, किशोरावस्था का भी है, युवा अवस्था का भी है। तो उम्र बढ़ने के साथ हर प्रकार के मौसम, समाज और आयु का क्या आ जाता है, अनुभव आ जाता है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र आगे जाती है अनुभव बढ़ता जाता है। बूढ़े लोगों को इसीलिए सबसे ज्यादा अनुभवी माना जाता है। बुढ़ापे या उम्र के बढ़ने का ग्रह भी शनि ही होगा। अब अगर उम्र बढ़ता है तो अनुभव भी बढ़ता है, यानी बुढ़ापा, उम्र का बढ़ना और अनुभव, ये सब किस में आ जाएगा, शनि महाराज में आ जाएगा।
अनुभव कैसे मिलता है? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कहाँ से पाता है? गलतियों से। बिना गलती के कोई अनुभव नहीं मिलता। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, सही जा रहा है, तो आपको अनुभव नहीं मिल रहा है। आप भविष्य में ठोकर खाने की स्थिति में हमेशा लगे रहेंगे। शनि की दशा, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया व्यक्ति को अनुभवी ही बनाती है। समाज की सच्चाई, आपके रिश्तों की सच्चाई, पैसे की सच्चाई, इन सब को आपके सामने ला करके रख देती है। असफलता, गलतियां और मिलने वाले दुख से व्यक्ति अनुभवी हो जाता, और शनि की दशा, साढ़े साती या ढैया यही सब आपको देती है, और यह बताती है कि किन चीजों पे आपको भरोसा करना है, नहीं करना है। क्या जीवन में हमेशा एक ही आइडियोलॉजी पे चलते रहना है? आप सबको अच्छा मान रहे हैं, आप इस आइडियोलॉजी पे हैं, मैं अच्छा करता हूं तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। ये सब शनि की दशा समझा देगी कि सिर्फ आपके अच्छा करने से आपके साथ अच्छा नहीं होगा, सामने वाला गलत करेगा तो उसका भी असर आएगा। इसलिए सतर्क रहिए। भाई गाड़ी चला रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं, आप अपने डायरेक्शन में है, ठीक जा रहे हैं। अगला गलती किया, अगला नहीं ही गलती किया, आप गाड़ी चला रहे हैं, ऊपर से कोई टहनी ही आ गई, किसी के ऊपर आके गिर गई, अचानक से कोई जानवर सामने आ गया, तो इसमें मनुष्य की गलती है? तब अनुभव मिला ना कि सड़क पे खाली गाड़ी मोटर नहीं देखना है, कोई जानवर भी कूद के सामने आ सकता है। तो ये सब अनुभव शनि महाराज देते हैं। शनि धीमापन है, इसीलिए शनि की दशा में, साढ़े साती में व्यक्ति के काम काज में धीमापन आता है। व्यक्ति के मन की जो ऊर्जा है, उल्लास है, उमंग है, वह भी सुस्त पड़ जाती है। आलस्य, सुस्ती, मानसिक दबाव का सामना करना ही करना पड़ता है साढ़े साती में, शनि की दशा में। जब भी शनि का गोचर आपके चंद्रमा के ऊपर से होगा, लगन के ऊपर से होगा, जब जब शनि आपके चंद्रमा, जन्म कुंडली के चंद्रमा और जन्म कुंडली के लग्न के ऊपर से जाएगा, तो सुस्ती, धीमापन, सहन शक्ति ये सब बढ़ाएगा। अगर किसी की कुंडली में ही शनि लग्न और चंद्रमा दोनों को प्रभावित करे, मान लीजिए लग्नेश दसम भाव में है, पहले घर का स्वामी दसम में है और शनि लगन में है, तो लगन में है तो लगन को प्रभावित किया, और शनि दसवीं दृष्टि से लग्नेश को देखा। लग्न, लग्नेश और चंद्रमा पे शनि का प्रभाव होना व्यक्ति को ज्यादा आलसी बनाता है। 3 स्टेज में आपको आलस्य चेक करना है। लगन पर शनि का प्रभाव, यानी लगन में पहले घर में शनि बैठा हो या दृष्टि हो। दूसरा लग्नेश पर, जो पहले घर का स्वामी है। तीसरा चंद्रमा पर। अगर लगन पर भी शनि दृष्टि डाले, लग्नेश को भी देखे या उसके साथ हो, और चंद्रमा को देखे उसके साथ हो, तो महा आलसी है व्यक्ति। अगर एक पे प्रभाव है तो उसको डिवाइड कर लीजिए। आलसी सब है इस संसार में, हर कोई आलसी है, कोई नहीं करना चाहता कुछ, करना पड़ता है। अवनीश जी, करना पड़ता है, मजबूरी है, करेगा नहीं तो खाएगा क्या? सबको आराम मिले तो सब आराम करें, लेकिन जानते हम आराम करेंगे तो अगला मार ले जाएगा बाजी, इसलिए सबको काम करना है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग अलाई होते हैं, आलसी होते हैं। तो जिसका लगन में होगा, लग्नेश के साथ होगा, चंद्रमा के साथ होगा, वो लोग कुछ ज्यादा ही आलसी होंगे। आज कोई काम करना है तो उसको 5 दिन 6 दिन टालेंगे, महीने भर, जब तक एकदम से इमरजेंसी ना हो जाए तब तक बहुत ज्यादा नहीं वो हटते हैं, धैर्य बना के रखे बैठे रह जाते हैं। तो शनि की दशा जो है, या साढ़े साती, ढैया वगैरह, व्यक्ति को जो है थोड़ा सा आलसी बनाती है। मेहनत भी अधिक करवाएगी, मन भी नहीं करेगा काम करने का, और मेहनत भी अधिक करवाएगी, दोनों तरीके से ये काम करेगी। दर्द भी रहेगा कमर, और काम भी करने जाना पड़ेगा, दोनों देगा। तो इसीलिए कहा जाता है, जिसका शनि नीच राशि में आ जाए, मेष राशि में, उस व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी हो जाती है, क्योंकि धैर्य का कारक शनि है। अब वह बिगड़ गया नीच का हो करके, तो व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी आ जाएगी। व्यक्ति अधिक धैर्यवान नहीं होगा, किसी चीज पे तुरंत
प्रतिक्रिया देगा, जल्दी गुस्सा हो जाएगा, चीजों को समझने का प्रयास कम करेगा। मेष राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है। मंगल क्या है? ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है, उतावलापन है। और शनि उसी में आया है। शनि मेष में ही क्यों नीच का हो रहा है? इसलिए क्योंकि यहां पर विरोधाभास है। शनि एक धीमा ग्रह है, आराम से चलने वाला, और मेष राशि क्या है? जल्दी वाली राशि है, उतावलेपन की राशि है। तो धीमा ग्रह जब उतावलेपन वाली राशि में आता है तो नीच का हो गया। इसीलिए शनि यहाँ पर मंगल की ऊर्जा पाने लगता है, जो कि उसके नेचर के विपरीत है। इसलिए शनि में इस राशि में व्यक्ति को अधैर्यवान बना देता है। तुला राशि में उच्च के होते हैं शनि महाराज। तुला माने तराजू। जब आपकी कुंडली में शनि उच्च का होता है तो आपके साथ बराबर न्याय करेगा। कहीं भी कुंडली में होगा आपके, जब तुला राशि में पहुंचेगा तो वह भाव आपके शनि की उच्च राशि वाला भाव आपकी कुंडली में जहां भी है, जब शनि वहां पहुंचेगा 27 साल में, तो आपके पिछले 27 वर्षों के कर्मों का हिसाब करेगा। क्योंकि तुला माने तराजू, तुला माने तराजू, और तराजू से हम क्या करते हैं? यह वजन के काम में आती है ना। अगर एक तरफ हम 100 रुपया रखेंगे, तराजू के एक तरफ 100 रुपया रखेंगे, तो दूसरी तरफ दुकानदार कितने का माल देगा? 100 का ही देगा ना। निखिल जी, आप 100 रुपए देंगे तो वो दुकानदार 200 का सामान रखेगा नहीं। तो जब आप जो कर्म किए हैं, जितना, तुला माने तराजू शनि उच्च के, जितना आपने कर्म किया है उतना नाप जोख के ही शनि महाराज आपको देने वाले। इसीलिए ये तुला राशि में उच्च के होते हैं। जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, उस भाव का विकास धीरे धीरे होगा, उस भाव की आयु बढ़ेगी। चौथे भाव में शनि हो तो आपका घर देर से तो बनेगा, लेकिन बहुत मजबूत घर बनेगा। घर जो बनेगा वो काफी मजबूत घर बनेगा। अष्टम में हो तो आयु का भाव है, बीमार रहेंगे शुरुआती जीवन में, लेकिन आयु फिर लंबी चलेगी। दूसरे भाव में बैठेंगे तो आवाज धीमी रहेगी, व्यक्ति की वाणी धीमी रहेगी, कुटुंब का विकास धीमा होगा, धन धीरे धीरे बढ़ेगा। और शनि कर्म के कारक है, और बिना शनि द्वितीय भाव में हो तो बिना कर्म के लाभ भी नहीं होगा। धन आएगा तब जब आप करेंगे कर्म। जहां भी शनि बैठा है कुंडली में, उस भाव का फल आपको कर्म करना अधिक पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। 2.5 साल का इंतजार करवाते हैं शनि महाराज, उनका 2.5 साल का एक राशि का टर्म। 2.5 साल अच्छा कर्म करेंगे तो अगले 2.5 साल में लाभ मिलेगा, तुरंत नहीं मिलने वाला है। शनि जिस भाव में बैठेंगे, उस भाव से जुड़ी हुई चीजें मजबूती से आएंगी जीवन में, धीरे धीरे आएंगी, और बिना कर्म किए नहीं आएगा। तीसरे भाव में, छठे, 10वें और एकादश में शनि को बहुत अच्छा माना जाता है। उपचय भाव में, उपचय भाव जो है 3, 6, 10, 11, इसमें क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं। उसमें भी शनि सबसे अच्छा, क्योंकि शनि बहुत धीरे धीरे देता है, अनुभवी बनाते हुए, डाइजेस्ट करवाते हुए देगा। तो इसीलिए तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का। पराक्रम का विकास कैसे होगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप पराक्रमी होते चले जाएंगे, आपका ऑरा बहुत ज्यादा फैल जाएगा, आपके आसपास जो लोग आएंगे वो निस्तेज हो जाएंगे। अगर 3, 6, 10, 11 में शनि है, बुढ़ापे में, अधिक आयु में, 50, 55 के बाद आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाएगा। आपके जाने से सैकड़ों लोग कुर्सियां छोड़ देंगे, स्वागत करेंगे आपका। तो जिस भाव में होगा वहां का विकास धीरे धीरे होगा। सातवां भाव किस चीज का है? व्यवसाय का। शनि 7वें में हो तो व्यवसाय में कभी जल्दबाजी और उतावलापन मत दिखाइए, धीरे धीरे चलेगा व्यवसाय आपका, धीरे धीरे आप टाइम दे के चलिए। वैवाहिक जीवन लंबा चलाएंगे शनि महाराज।
वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जिस भाव में होंगे, आगे भाव का हम अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये समझना है कुंडली में जहां है वहां का विकास धीरे आपको मिलेगा और कर्म करने के बाद मिलेगा। शनि महाराज थोड़ा सा गड़बड़ तब हो जाते हैं जब शनि के ऊपर किसी क्रूर ग्रह, दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी। तो शनि महाराज, ये शनि के लिए ही नियम नहीं है, कोई भी एक क्रूर ग्रह के ऊपर दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि उस ग्रह को असंतुलित कर देती है। शनि महाराज मान लीजिए द्वितीय भाव में है, धन भाव में, और मंगल एकादश भाव में है, चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। अब शनि महाराज धन को नहीं बना पाएंगे। कहीं भी क्रूर ग्रह है उसके ऊपर दूसरा क्रूर ग्रह देखता है तो उस भाव का फल बिगड़ जाता है, बहुत संताप आ जाता है, बहुत उसमें कलह हो जाती है, सुकून से उस भाव का फल नहीं मिलेगा। मिल जाएगा आपको 56 भोग खाने को, लेकिन सुकून नहीं रहेगा। मतलब वो 56 भोग खाने के बाद भी आपको नींद नहीं आएगी, खुश नहीं रहेंगे, संतुष्टि नहीं आएगी। कोई भी एक क्रूर ग्रह हो उसके ऊपर दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो फल बिगड़ता है, और कोई भी क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह उसके ऊपर दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, बुध की हो, शुक्र की हो, विशेष रूप से गुरु की, तब वह ग्रह और अच्छा फल देता है। शनि आपके द्वितीय भाव में हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो पूछना ही क्या है। धन का विकास धीरे लेकिन बहुत मजबूत अच्छा होगा। साथ में हो तो भी, अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, चाहे क्रूर ग्रह का साथ हो तो भी, शुभ ग्रह की दृष्टि हो साथ हो तो भी। शनि कर्म है और शुक्र क्या है, वैभव है, ध्यान दीजिएगा। शनि महाराज कर्म कारक है और शुक्र महाराज क्या है, वैभव है, ऐश्वर्य है, अष्टलक्ष्मी है। तो क्या होगा, अगर शनि और शुक्र का संबंध बने आपकी कुंडली में, शनि और शुक्र आमने सामने हो, साथ में हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तो शनि और शुक्र का संबंध बना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे में आप जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट आपको मिलता है। शुक्र शनि साथ आमने सामने राशि परिवर्तन में हो, शुक्र क्या है, धन है, वैभव है। अगर आपको अपना धन बढ़ाना है, आप जो है 10,000 रुपए कमा रहे हैं महीने के या रोज के, जो कुछ भी हो जिसका, आप सोचते हैं कि आपकी स्थिति इससे डबल हो जाए, आप मेहनत उसी का डबल कर दीजिए। आप 4 घंटे काम करके 4,000 कमा रहे हैं, आप चाहते हैं 8,000 हो जाए, तो 8,000 की फिक्र छोड़ दीजिए, 4 घंटे को 8 घंटे में बदल दीजिए। अगर शनि और शुक्र का संबंध है, दोनों एक दूसरे को देखें, दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे की राशि में हो, तब कर्म और वैभव दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, साथ आ गए ना, जितना कर्म उतना वैभव। खाली शनि की दृष्टि शुक्र पे जाना कभी अच्छी नहीं होती है, शुक्र का कारकत्व पीड़ित हो जाता, क्योंकि क्रूर ग्रह की दृष्टि शुभ ग्रह पर, पुरुष की इसमें सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है अगर शनि शुक्र को सिर्फ देखेगा। जीवन में प्रेम का अभाव होगा, शुक्र प्रेम का ग्रह है ना, तो वो सब तो आगे दृष्टि में देखेंगे। फिलहाल शुक्र और शनि का एक दूसरे पर प्रभाव होना, यह एक अच्छा साइन है कि आप जितना अधिक टाइम देंगे काम को, उतनी अधिक ग्रोथ होती चली जाएगी। आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए महीने के, आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी 10,000 हो जाए, तो 1 लाख कमाने के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, जितना टेंशन दे रहे हैं काम पे, उसको 10 गुना कम कर दीजिए। बैठे रहिए ऑफिस में, रील चलाइए ऐसे। पहले 1 घंटा काम करते थे, अब 1 घंटे में 60 मिनट में सिर्फ
6 मिनट काम करिए, शेष ऐसे घुमाते रहिए, देखिए खत्म हो जाएगी आपकी आमदनी। तो ये अच्छा योग बनता है शनि और शुक्र का। शनि से और क्या क्या विचार होता है? शनि जो है वैराग्य का भी कारक है, इसलिए सन्यासी भी यही बनाता है। आध्यात्म का कारक है, देरी का कारक है, दुख परेशानी कष्ट जितनी भी चीजें हैं इन सब का कारक शनि ही है, जो व्यक्ति को परेशानियां देती है। क्यों? परेशानियां तभी मिलती हैं जब हम कुछ गलत करते हैं, और गलत करते हैं तो हमारे खिलाफ न्याय होता है। इसीलिए इसलिए जो भी गलत कर्म आप करेंगे जिससे दूसरे को दुख हो, जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध हो, तब आप जो है अपने कर्मों को ऐसा मत सोचिएगा कि अभी नहीं बुरा हो रहा कभी नहीं होगा। कर्मों का संचय होता रहेगा। अगर दूसरे को दुख नहीं दे रहे हैं, छल नहीं कर रहे, कपट नहीं कर रहे हैं, तो शनि महाराज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज काले ग्रह हैं। सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है, इसलिए काले रंग का कारक। सूर्य ऑक्सीजन है और शनि ऑक्सीजन रोकने का कारक है। भाई बिना ऑक्सीजन रुके मृत्यु होगी नहीं, सांस रुकेगी तभी तो मृत्यु होगी ना। इसीलिए शनि को मृत्यु भाव का कारक बताया गया, अष्टम का। मृत्यु का कारक शनि है क्योंकि ये ऑक्सीजन को रोकता है। यानी कि अगर शरीर टॉक्सिफाइड हो रहा है, रक्त अशुद्ध हो रहा है, खून की बीमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं शनि महाराज ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाल रहे हैं। तो शनि ऑक्सीजन की सप्लाई भी शरीर में बाधित करता है। शरीर को डिटॉक्सिफाइड रखने के लिए शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। विनाश, भय, पतन, दरिद्रता, लंगड़ापन, झूठ, कपट, इन सब का कारक कौन होगा? शनि। शनि एक राशि पे लंबा चलते इसलिए रोग देंगे तो लंबा रोग देंगे। जो भी रोग होगा तो वो लंबा चलेगा। बुढ़ापे के कारक शनि है, इसलिए बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाले सभी रोग शनि में आते हैं। किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी एक बार हुआ तो फिर चलेगा लंबा लाइफ टाइम। तो ये सब बीमारियां शनि ही देते हैं। गैस से जुड़ी हुई बीमारी शनि महाराज देंगे। लोहा और चमड़ा और काली चीजें शनि महाराज में आती हैं। लोहा, लोहे से क्या बनती है? मशीनें, तो लोहा मशीनरी हो गया। काले रंग की सब चीजें, कोयला हो गया, काला कपड़ा हो गया, चमड़ा, लेदर का, चाहे पर्स हो चाहे जूता हो, चमड़ा का प्रयोग जहां है वो सब शनि महाराज में आ जाता है। पृथ्वी के भीतर से जितनी चीजें निकलती हैं सब शनि महाराज में। उस दिन बता रहे थे ना सब्जी वाले में, कि अगर ऊपरी पार्ट है सब्जी का, जैसे मटर ऊपर होता है जमीन के अंदर नहीं, लेकिन आलू जमीन के अंदर होती है, तो जमीन के अंदर जो चीजें होती हैं वो सब शनि में। खनिज, डीजल, तेल, पेट्रोल, कोयला, लोहा, ये सब कहाँ से आता है? पृथ्वी के भीतर से। तो अगर कोई चीज पृथ्वी के भीतर से आ रही है तो वो सब चीजें किस में आ जाती हैं? शनि महाराज में। लकड़ी इन्हीं में आएगा। लकड़ी, वुड, लकड़ी का जो लोग काम करते हैं, शीशा भी इसमें आ जाता है। खेती करने वाले लोग इसी में आएंगे, जो भूमि के अंदर खेती कर रहे हैं और जो ऊपर कर रहे हैं। तो शनि और बुध का अलग अलग हमें ध्यान देना है। जहां कुछ नहीं है, शमशान है, बंजर है, ये सब शनि में आएंगे। मजदूर वर्ग इसी में आएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा आप बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा मैं अलग चीजें कुछ बता देता हूँ। शनि अगर मंगल के साथ में है, शनि की युति के बारे में दो चीजें जानिएगा, क्योंकि दो सबसे विरोधाभास युति होती है, शनि सूर्य की, शनि मंगल की।
अगर सूर्य शनि एक साथ हो तो वहां पे एडवांटेज मिलेगा शनि को। सूर्य क्या है? पिता, और शनि क्या है? पुत्र। पिता पुत्र में हमेशा लाभ किसको मिलता है? पुत्र को। पिता हमेशा पुत्र को लाभ लेने देता है, उसे आगे बढ़ने देता है। तो सूर्य शनि की युति में शनि को बलवान समझना है, और मंगल शनि की युति में मंगल को एडवांटेज मिलता है, मंगल को बलवान समझिएगा। यानी सूर्य शनि की युति में अगर शनि अच्छा है तब ठीक है, क्योंकि एडवांटेज उसे मिल रहा। मंगल शनि की युति में मंगल अच्छा होना जरूरी है। ठीक है। 3, 6, 10, 11 में शनि का होना व्यक्ति को दिलेर बनाता है। दिलेर मतलब हो गया ना कि वो निस्वार्थी होगा, चीजों को एंजॉय करेगा, लोगों की मदद करेगा, उपलब्धियां दिलाने में बहुत अच्छा माना जाता। 3, 6, 10, 11 का शनि, राहु और मंगल। उपचे भाव में शनि, राहु, मंगल सबसे अच्छे हैं। इनमें भी शनि और राहु विशेष रूप से अच्छे हैं। अब शनि का एक और नियम जान लीजिएगा कि गोचर में, गोचर मतलब आज की तारीख में शनि कहाँ है, 5 साल बाद कहाँ रहेगा, 10 साल बाद कहाँ रहेगा। गोचर में शनि जिस ग्रह या भाव से 6, 8, 12 में जाता है वहां तकलीफ देता है। एक कुंडली आपके सम्मुख है। इस कुंडली में शनि महाराज यहां पर हैं, कुंडली में। ये बताइए आज की तारीख में शनि किस राशि पर चल रहे हैं? मीन राशि पर। आज की कुंडली खोलेंगे तो आज के समय में शनि कहाँ चल रहे हैं? मीन राशि में। इसी कुंडली पे बताइए शनि किस ग्रह से 12 में है? शुक्र से 12 में है। इस कुंडली में शुक्र कहाँ है? अष्टम में। बुध कहाँ है? अष्टम में। और आज की तारीख में शनि यहाँ है। तो आज की तारीख का शनि इस कुंडली में शुक्र से 12 में है। आपकी कुंडली के अनुसार जिस ग्रह से शनि 6, 8, 12 में चलेगा उस ग्रह से संबंधित रिश्ते में परेशानी देगा। मंगल से क्या विचार होता है? भाई का। इस कुंडली में मंगल कहाँ है? मकर राशि में। मंगल से 8वां भाव कौन सा होगा बताइए? यहाँ जो मंगल है इस कुंडली में, इससे 8वां भाव कौन सा होगा? यह वाला भाव। जब जब गोचर में शनि सिंह राशि में आएगा तो इस कुंडली के लिए, भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। चंद्रमा से क्या देखते हैं? माता, माता के लिए अच्छा नहीं होगा। राहु से क्या देखते हैं? अभी पढ़ेंगे, आज शनि है, अभी राहु भी पढ़ेंगे। राहु से व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार, आचरण और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये कहने का है जिस ग्रह से 8वें, 6वें और 12वें शनि जाता है कुंडली के हिसाब से, उस विचारणीय रिश्ते को तकलीफ देता है। जैसे यहाँ पर शुक्र है कुंडली में अष्टम में। इस शुक्र से बताइए 8वां भाव कौन सा होगा? अगर ऐसे गिनेंगे तो 8वां भाव ये होगा तीसरा, सॉरी। शुक्र से 8वां भाव यह होगा। जब जब शनि वृश्चिक राशि में आएगा तो शुक्र से, इस कुंडली के शुक्र से 8वें पड़ेगा, तब तब पत्नी को तकलीफ देगा। स्त्री के लिए गुरु को देखते हैं। किसी स्त्री की कुंडली में गुरु जहां बैठा है उससे 8वां भाव गिन लीजिए। जब शनि उस भाव में जाएगा, 8वां ज्यादा गड़बड़ है, तब पति को और पुत्र को तकलीफ देगा। शनि के गोचर का यह एक नियम है विशेष।
आगे गोचर वगैरह पढ़ाऊंगा, हो सकता है कुछ लोगों को क्लिष्ट लग रहा हो, तो जितना समझ में आ रहा रखिए, अभी आगे पढ़ना है। तो जन्म कुंडली के जिस ग्रह से शनि 8वें में, छठे 12वें में जाता है, उस ग्रह से विचारणीय रिश्ते में तकलीफ उत्पन्न करता। राहु से क्या विचार होगा? राहु है क्या, पहले हमें इसे भी समझना चाहिए। राहु क्या है? राहु धुंध है, धुंधलापन है। राहु का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, यह एक छाया ग्रह है। यह जो है पृथ्वी और चंद्रमा का कटान बिंदु है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है ना, तो इसलिए यह एक कटान बिंदु है। फिलहाल आप ऐसा समझिएगा कि राहु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई पिंड नहीं है, वह दिखाई नहीं देता है। इसलिए राहु को छाया, परछाई है ये। और परछाई हमेशा क्या होती है? रहस्यमयी होती है। परछाई को पकड़ पाना संभव होता है? नहीं। परछाई को मारेंगे तो उसे चोट लगेगी? नहीं। परछाई को हथकड़ी पहना सकते हैं? नहीं। राहु हमारा प्रतिबिंब है। हमें हथकड़ी लगेगी तो हमारे परछाई पर भी दिखेगा। हम टोपी सर पे रख लेंगे तो परछाई पर भी टोपी आ जाएगी। तो इसीलिए राहु हमारा आवरण है। हम हैं कैसे और दिखा कैसे रहे हैं, ये राहु डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति अंतःकरण से कैसा है और बाहर अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राहु से पता चलेगा। ये मायावी ग्रह है, पूरी जानकारी इसके बारे में कभी नहीं मिल सकती है। मान लीजिए विनीता जी धूप में खड़ी है, या कहीं लाइट है खड़ी है, परछाई बन रही है, तो क्या परछाई देख के हम जान पाएंगे कि ये विनीता जी है? नहीं जान पाएंगे। इसीलिए राहु जब व्यक्ति को प्रभावित करेगा, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम कभी भी पूरी जानकारी नहीं रख सकते हैं। दिखेगा तो कि हाँ कोई लेडी खड़ी है, इतना लंबा आदमी है, बालक है, युवा है, क्या है, ये अनुमान कुछ लगा लेंगे परछाई से, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी नहीं ले पाएंगे। परछाई सबकी क्या होती है? काली। कोई कितना ही चमकदार क्यों ना हो, गोरा हो, आंखों में बल्ब जला ले, मुख में, नाक में, लेकिन परछाई काली ही रहेगी। इसीलिए राहु जो है, राहु एक समान रूप से सबको प्रभावित करता है, बिना भेदभाव के, कि ये काला है तो इसको चलिए इसकी परछाई थोड़ी सी काली रखेंगे, और ये गोरा है तो इसकी परछाई गोरी करेंगे। बिल्कुल भेद नहीं। एक मिनट। हेलो। हेलो। काट रहे हैं फोन ना, तो व्यस्त होंगे, क्लास चल रही है। अब राहु जो है और केतु दोनों अलग ग्रह नहीं है, ये दोनों एक ही रस्सी के दो छोर हैं, एक ही सिक्के के दोनों दो पहलू हैं। चंद्रमा के उत्तर वाले नॉर्थ नोड को हम राहु कहते हैं, और दक्षिण नोड को क्या बोलते हैं? केतु। देखिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, और पृथ्वी सूर्य के। तो एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है, यानी पृथ्वी का जो परिभ्रमण पथ है
सूर्य के चारों तरफ, और चंद्रमा का जो परिभ्रमण पथ है वो टकराता है, तो उसी को राहु और केतु बोलते हैं। सबसे अच्छा राहु का प्लेसमेंट है उपचय भाव। 3, 6, 10, 11 में राहु सबसे अच्छा फल देगा, व्यक्ति को एकदम से फाइटर बनाता है। 3, 6, 10, 11 में व्यक्ति को फाइटर बनाएगा, योद्धा, जुझारूपन। लगन का राहु व्यक्ति को रहस्यमयी बनाएगा। दो मुहा सांप कभी कभी बोलते हैं ना, अरे यार तुम तो दो मुहे सांप हो। डबल स्टैंडर्ड अपनाना, दो व्यक्तित्व का होना, अंदर कुछ बाहर कुछ। जो आप में है उसे आप लोगों को जानने नहीं देंगे, और जो लोग आपको जानेंगे आप वैसे है नहीं। अगर लगन में बैठा हुआ है राहु, तो आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी होगा, मायावी होगा। द्वितीय में राहु है, आपकी वाणी रहस्यमयी और मायावी होगी। दो अर्थों वाली भाषा आप बोल जाएंगे। जहां भी राहु होगा उस भाव को रहस्य से भर देगा। चौथे भाव में है तो आपके परिवार के लोग रहस्यमयी हैं। परिवार के जो लोग हैं, चौथा भाव किसका होता? परिवार का, हृदय का, मन का। आपका मन बड़ा रहस्यमयी है। आपका मन हमेशा डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। 1 घंटे पहले आपका मन लौकी की सब्जी खाने का था, भिंडी की सब्जी खाने का मन होगा। ये जिस किसी भी भाव में राहु होगा, उन भाव में राहु की रहस्यमयी शक्तियां आ जाएंगी। उस भाव से जुड़ी हुई चीजें दूसरा कोई भाप नहीं सकता। द्वितीय भाव में राहु होगा, लोग समझेंगे कि यह व्यक्ति 2, 4, 5 लाख रुपए रखे होगा, लेकिन व्यक्ति के पास 2, 4, 5 करोड़ रुपए निकल सकते हैं। या फिर द्वितीय में राहु है, लोग सोचेंगे कि इस व्यक्ति के पास 10, 20 करोड़ है और रहेगा 10, 20 हजार। जो रहेगा वास्तविक स्थिति लोग आकलन नहीं कर पाएंगे उस भाव से जुड़ा हो। दशम में होगा तो आपके कर्म का, आपके कैरियर का सही आकलन नहीं कर पाएंगे। उपचय भाव में राहु अच्छा है, राहु शनि केतु मंगल 3, 6, 10, 11 में। एक सूत्र है, कोई भी व्यक्ति कितना जुझारू है, बिना जूझे जिंदगी में सफलता नहीं मिलती है। आप कितना जूझ सकते हैं, कितना फाइट कर सकते हैं, हाउ कैपेबल यू आर टू फाइट, हाउ स्ट्रांग यू आर टू फाइट। ये जानने के लिए आप अपने उपचय भाव को देखिए। 3, 6, 10, 11 एक भी क्रूर ग्रह इन भावों में नहीं है, तो वही है, जुझारूपन आपके अंदर नहीं है। जरा सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, आपका रोना धोना शुरू। मैं तो पढ़ने जा चाह रहा था, मैं पढ़ने बैठा, लाइट नहीं आई, रिश्तेदार आ गए, आज सिर दर्द होने लगा। किसको इस संसार में हमेशा सारी अच्छी परिस्थितियां मिली हैं? सारी अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी तब आप महान इंसान बनोगे। सामने जब सिकंदर नहीं रहेगा लड़ने वाला, तब कहोगे कि मैंने विश्व जीत लिया है। सामने लड़ने वाला रहेगा, पराजित करोगे तब महान बनोगे ना। परिस्थितियां विपरीत हैं, ढेर सारे काम है, समय अभाव है, तब पढ़िए और ज्योतिष सीखिए, तब आप फाइटर हैं। आपको एकदम खुला छोड़ दिया जाए, जाइए पढ़िए, कुछ नहीं करना है, लाके मुंह में हम कौर भी खाना भी डाल देंगे, सिर्फ उतना करना, तब आप पढ़ के महान बनोगे। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हमेशा आपको विपरीत परिस्थितियों में ही लड़ना है, सीखना है और जूझना है। तो जिनका 3, 6, 10, 11 में क्रूर ग्रह हो, एक क्रूर ग्रह तो होना ही चाहिए, तो आप जुझारू हैं। दो हैं तब आप बहुत अच्छे जुझारू हैं। दो तो मिलना ही चाहिए। अगर दो क्रूर ग्रह है तो आप बहाने नहीं बनाएंगे। नीच का है तो भी आप जुझारू हैं, बस सही दिशा में आप जूझेंगे नहीं।
गलत दिशा में थोड़ा जूझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके इन उपचय भावों में कुछ में क्रूर ग्रह और कुछ में शुभ ग्रह आ जाए, एकदम क्रूरे ना हो जाए सब कुछ, मान लीजिए एकाध में शुभ ग्रह भी बैठ गया, अगर नहीं बैठा है तो दृष्टि से देख सकते हैं क्या उपचय भावों पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं है। अगर दो क्रूर ग्रह आ गए और एक शुभ आ गया तो समझिए बहुत अच्छा। क्रूर क्या देगा आपको, लाइफ में स्ट्रगल देगा, संघर्ष देगा, जुझारूपन देगा। बहाने नहीं बनाएंगे, आप लड़ेंगे हर चीज से, फाइट करेंगे। लेकिन अगर एकाद शुभ होगा ना, तो थोड़ा बीच बीच में आराम भी मिलता रहेगा। जिसके उपचय भावों में क्रूर ग्रह हो, ऐसा व्यक्ति जीवन के हर पक्ष में जूझने की क्षमता रखता है। ढेर सारा तनाव टेंशन लेकर के चल सकता है, लड़ लेगा। बाधाओं से जूझना हो, सेहत से जूझना हो, लोगों से जूझना हो, अपनों से लड़ना हो, गजब की शक्ति होती है। जिनके उपचय भावों में एक से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, उनको आप साधारण मत समझिए। हैं वो भी इंसान ही, साधारण है। इंसान तो हर कोई साधारण है, कोई, नो वन इज स्पेशल। सबको खाना है, भूख लगेगी, सबको सड़ गल के जल के मर जाता। लेकिन जो जूझने की क्षमता है वह उन्हें असाधारण बना देती है। व्यक्ति तो साधारण ही होता है, व्यक्तित्व तो हमेशा असाधारण बनता है मनुष्य जी। लोग जब कुछ पा जाते हैं, कुछ उपलब्धि पा गए, वो खुद को महान समझने लगते हैं। लेकिन व्यक्ति महान नहीं होता है, महान व्यक्तित्व होता है। अगर व्यक्ति महान होता है तो जिस आदमी को 4 साल पहले कोई नहीं पूछ रहा था, आज पूछने लगे। क्यों? उस व्यक्ति को देख के नहीं, भैया ये बड़ा सुंदर हो गया है, इतना सुंदर हो गया है कि फेयर एंड लवली की तरीके से चमक गया। उसके कर्म सुंदर हो गए हैं, इसलिए वह प्रिय हुआ है। कर्म सुंदर होता है तो व्यक्ति नहीं चमकता, व्यक्तित्व तो चमकता है। तो उपचय भावों में क्रूर ग्रहों का होना व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देता है। तो इन भावों में आप देखिएगा, अगर क्रूर ग्रह होंगे तो आप कभी भी कंफर्ट जोन नहीं ढूंढेंगे कि हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा तब हम खुश रहेंगे। सास गारी देवे, और ऐसे कुछ एक गाना है, ननद ताना मारे, कुछ है ऐसा। जब ननद नहीं रहेगी, सास नहीं रहेगी, तब हम खुश रहेंगे वो। तो आप भी एक दिन ननद सास बन जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में परिवार चला लीजिए, तो हमारे पास इससे बहुत केस आते हैं। जितनी भी यंग लड़कियां आएंगी, हमारी जो सासू जी हैं, वो थोड़ा हमसे जलती है, ऐसे कहेंगे। वो अहंकारी है। भी कल परसों में एक लोग आए थे, अब वो हस्बैंड के साथ आए थे। कहीं पंडित जी, हमारी जो सास है वो थोड़ी अहंकारी है। हम तुरंत रोकते हैं, हम कहते हैं हमको सास और ननद वाला दुख मत बताइएगा। इस पे हम ना कोई समाधान दे पाएंगे, ना कोई उपाय बताएंगे। अभी सास को बुला लेंगे आपके, वो कहेगी कि बहू अहंकारी है। आप उसको कहेंगी, वो आपको कहेगी। एडजस्ट करिए, यही जिंदगी है। इसका इलाज यही है कि सास को जहर दे दिया जाए और ननद को बोलिए हम अपने हाथ से दे दें। तो वो भी नहीं मंजूर है कि मार डालें, क्योंकि तब जिंदगी तो इसे वीरान हो जाएगी। किससे बहस होगा, किससे क्या होगा, उदास पड़े रहेंगे। आप लोगों के पास भी केस आएगा। कुंडली देखते हो, सास नंद वाला मैटर आए, मना करिए ये। और जिसकी कुंडली देख रहा था मैं, उसका चंद्रमा नीच का था, कृष्ण पक्ष का। तो हम वैसे समझ रहे थे, जब नीच का चंद्रमा लेके बैठा है, पीड़ित है, तो इसको तो हमेशा यही लगेगा कि यही सही है। व्यक्ति वह सही है जो सबकी विचारधारा को सुने, अपनाए। पुरुषों में एक कमी होती है, स्त्रियों की विचारधारा जो है, पत्नी की, स्त्री की घर में,
पुरुष सोचता है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, डेट्स फाइनल, डेट्स राइट। इसीलिए ज्यादातर झगड़ा होता है। सबको अपनी विचारधारा रखने दीजिए। अब कलह का एक कारण, झगड़ा का एक कारण था, पत्नी थोड़ा जोर से बोलती थी। उनको धीमा करने के लिए, मतलब आवाज थोड़ी ऊंची थी कि तुम धीरे बोलो। छोड़ दो ना, उसकी नेचर वैसे है बोलने की, शुरू से प्राकृतिक वही आवाज है। तब खुश रहोगे, वो भी खुश रहेगा। तो अगर राहु इन भावों में होगा तो सास और ननद वाला टॉलरेंस भी व्यक्ति ज्यादा कर ले जाएगा। 3, 6, 10, 11 में क्रूर ग्रह है ही नहीं, तो वह व्यक्ति हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढेगा। हमको ये कह दी, हमको वो कह दी। अब यहाँ पे जो राहु महाराज हैं, इनको अर्ध काय कहा गया है। अर्ध कायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्य हम। बृहद पराशर ओरा शास्त्र में नमस्कार किया गया है ना, कि जो आधी शरीर वाले हैं, आधा राहु है आधा केतु। राहु जो है ऊपर वाला हिस्सा है, सिर है, और केतु धड़ है। जो सिंहिका, माता सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और सूर्य और चंद्रमा के अभिमान का नाश करते हैं। सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण कौन लगाते हैं? राहु केतु। सूर्य इतना चमकदार सारे सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा, राहु सामने आकर के उनका प्रकाश खत्म कर देता, लील लेता है, अपने आर पार ही नहीं जाने देता। तो राहु का प्रताप इसी से समझिए कि वह राजा को निस्तेज कर दे रहा है। सूर्य क्या है? राजा है नौ ग्रहों का, और राहु उसे निस्तेज कर दे रहा है। तो राहु की माया तो भैया अपरंपार है। राहु अच्छा हो जाए, साथ दे दे, तो राजा भी खिलाफ रहेगा, तो राहु लड़ लेगा कि राजा को भी निस्तेज कर देगा आपके लिए। राहु जब देगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहां से आ रहा है, क्योंकि राहु को तो पकड़ा नहीं जा सकता। और जब राहु लेने पे आएगा तो जान ही नहीं पाएंगे क्यों जा रहा है, समय बर्बाद क्यों होता जा रहा है। तो जो चीजें सडन हो जीवन में, अचानक हो, अनएक्सपेक्टेड हो, जिनका सोर्स ना आपको पता चल रहा हो कि ये हो कहां से रही है, वहां समझ जाइए राहु है। खराब राहु के लक्षण कुछ होते हैं। सपने में सर्प आना, सपने में मंदिर दिखना, शिवलिंग दिखना, नदी पहाड़ झील दिखना, मलमूत्र दिखना, सपने में चलते चलते रास्ते का खत्म हो जाना, पानी में डूबना, ये सब खराब राहु के लक्षण है। राहु खराब हो तो चलते हुए सड़क पे जानवर अटैक करते हैं। कुत्ते का आपके ऊपर भौंकना, कुत्ते का आपको दौड़ा लेना, बंदर का काटना, कोई भी जानवर के प्रति मन में भय उत्पन्न होना, हमेशा ऐसा लगना कि सांप है, हर में हरदम मन में डाउट आना सर्प का, कि अंधेरा हुआ जरा सा तो आपको लगे हमेशा कि यहाँ सांप ना बैठा हो। तो ये खराब राहु के लक्षण होते हैं। तो इसके लिए उपाय करना चाहिए, तब जाकर के राहु का मंत्र जाप हो, नाग गायत्री हो, सर्प सूक्ति हो। बताएंगे आगे उपाय पे जब चलेंगे। तो राहु जो है बहुत ही बलवान ग्रह है, महावीर्यम बोला गया है। वीर्यवान मतलब बलवान, और महावीर्य बोला गया यानी अत्यधिक सामर्थ्यवान। साहित्य में वीर्यवान शब्द का अर्थ है सामर्थ्य से। तो कहते हैं ना, इसे पुरुषों के भी बोलते हैं कि आप बहुत वीर्यवान हैं, यानी बहुत ही सामर्थ्यवान है। तो राहु को महावीर्यमान, इसीलिए जिस पुरुष में सामर्थ्य नहीं होता उसको नपुंसक बोल देते हैं ना, इसी शब्द से समझ जाएंगे।
कि राहु महावीरवान है, जो कि चंद्र और आदित्य दोनों के मान का, सम्मान का, अभिमान का पतन कर देता है, ग्रहण लगा देता, छाया लगा देता। राहु अपनी सीमा से बाहर जा करके आपके साथ अच्छा बुरा कर सकता है। सभी ग्रहों की लिमिटेशन है। एवरी प्लैनेट हैज अ लिमिटेशन। सूर्य लिमिट में है, चंद्रमा, मंगल, बुध। लेकिन राहु लिमिट क्रॉस करके रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि वो पकड़ में आएगा नहीं। राहु और केतु जो हैं, ये बाउंड्री क्रॉस करके भी आपको रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। इसीलिए शुक्र और राहु की युति वैभव के लिए अच्छा माना जाता, वैभव, भोग, विलास। क्योंकि शुक्र क्या है? वैभव है, और राहु सीमा के बाहर, बाउंड्री के बाहर जाकर फल देने में सक्षम है। इसलिए शुक्र के साथ राहु अच्छा हो गया तो इतना वैभव बना देगा, बाउंड्री पार वाला, लिमिटलेस वैभवशाली। और अगर बिगड़ गया तो वैभवहीन भी वैसे ही करेगा। दरिद्रता वाला, घोर दरिद्रता वाला दरिद्रता दे देगा। निर्भर करेगा कि शुक्र कैसा है। उच्च के शुक्र के साथ राहु, उच्च कोटि का वैभव, स्टेटस हमेशा बना रहेगा, बहुत आगे। नीच शुक्र के साथ राहु, हर चीज में सिर्फ भोग विलास। उच्च शुक्र वाला राहु, ब्रांडेड पिएगा आदमी। नीच शुक्र और राहु वाला जाके अल्कोहल 50 रुपए का पी के एक दिन किडनी उडनी सड़ा ले। भोग में और वासना में अंतर है। जैसे आप जो शाकाहारी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी और अच्छी सब्जी कौन सी है? पनीर खा लिए। पनीर चले गए, खाने चले गए, और पनीर में भी कई आइटम आता, लबाबदार पनीर बनवा लिए, मलाई कोफ्ता, ये सब खा लिए। लेकिन अब ये भोग वासना में बदल जाएगा अगर यही काम रोज करने लगे। रोज वही चीज खाएगा, क्योंकि वो तला भुना है, ज्यादा गरिष्ठ है, सुपाच्य तो है नहीं, रोज खाएगा। आगे क्या होगा? बीमार होगा। जब शुक्र अच्छा होगा ना, तो भोग सही सेंस में आएगा, आप भोग ही करेंगे। लेकिन जब शुक्र बिगड़ेगा तो वह भोग वासना में, उसकी तृष्णा में बदल जाएगी, और वह व्यक्ति रोगी हो जाएगा। चलिए, शुक्र के साथ राहु है तो वो भोग देगा, व्यक्ति क्या करेगा? एक दो सिगरेट पी लिया दिन भर में। लेकिन जब वही बिगड़ जाएगा ना, दो दो तीन तीन डिब्बियां खाली कर देगा। जब शुक्र बिगड़ेगा तो ऐसा बिगाड़ेगा कि एक दिन दरिद्र बना के छोड़ेगा। जो सबको दे रहे थे, एक दिन हाथ फैलाना पड़ेगा आपको। इसलिए लिमिट क्रॉस करके देना और लिमिट क्रॉस करके छीन लेना, दोनों राहु में। शुक्र का सही होना क्यों जरूरी है राहु और शुक्र की युति में? क्योंकि राहु और केतु जिसके साथ होते हैं, संगति का असर धारण करते हैं वो। उनका अपना कोई रंग नहीं है, जैसी संगति वैसी रंगत। अच्छे ग्रह के साथ है, शुक्र अच्छा है कुंडली में, उसके साथ है तो अच्छा फल देंगे, क्योंकि जैसा, जिसका जैसा साथ पा रहे हैं वैसा ही असर करेंगे ये। अब शुक्र बिगड़ा है तो राहु अपने आप बिगड़ जाएगा। राहु अलग से कुछ नहीं करेगा, कहेगा बिगड़ा हुआ शुक्र मिला है, खूब मदिरा पान करने वाला मिला है, रोज दिन भर में 3 बार पीता, राहु कहेगा नहीं 5 बार पिए। शुक्र अच्छा है तो राहु कहेगा नहीं, सेंस बना के रखेगा। हाँ, साथ बैठने को युति बोलते हैं। दो ग्रह जब एक साथ बैठे तो उसको युति बोलते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अचानक राजा बनाएगा, अचानक रंक बनाएगा, जैसा राहु दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है।
इसलिए राहु प्रधान व्यक्ति के चरित्र को भांप पाना मुश्किल है। राहु ही माया है और राहु ही माया जाल है। राहु ही वह जिद है जिसके बल पे व्यक्ति दुनिया से लड़ सकता है, और राहु ही वह संदेह है। राहु शंका है, संदेह है, जिसके पीछे चल करके व्यक्ति सत्य की खोज कर लेता है। अगर दिमाग में शंका ना आए तो क्या हम किसी चीज के बारे में खोज करेंगे? अभी आप लोगों में से बहुत से लोग शुक्र और राहु की युति के बारे में जाके पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, कुछ करेंगे। तो जब दिमाग में आता है तो व्यक्ति क्या करता है? रिसर्च करता है। दिमाग में कब आता है? जब शंका उत्पन्न होती है। तो राहु शंका उत्पन्न करता है, यानी रिसर्च, खोज का बीज राहु ही बोता है। हारी हुई बाजी जिता सकता है राहु, और जीती हुई बाजी हरा भी सकता है। ये साम दाम दंड भेद की जो नीति है, ये राहु ही निपुण बनाता है। कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको अपने फेवर में लेना है तो पहले साम समझाइए, ना माने तो दाम खरीदने का प्रयास करिए, तब ना माने तो दंड दीजिए, डरवाइए, तब भी ना माने तो भेद यानी लड़वा दीजिए। मान लीजिए मनोज जी है, ये हमारे फेवर में नहीं है, हम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं मेयर का। तो पहले मैं समझाऊंगा इनको, साम दाम दंड भेद की नीति वाला जो व्यक्ति होगा वह अवश्य ही एक कुटिल व्यक्तित्व का है, समझदारी उसके अंदर भरी हुई है, वह सब कलाओं में निपुण है। तो पहले समझाएगा कि मनोज जी मत लड़िए चुनाव, दोनों लोगों का लड़ने से लाभ नहीं है। आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं हार जाऊंगा, और मैं लड़ूंगा तो आप भी हारेंगे, हम दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, वो तीसरा वाला जीत जाएगा। तो इन्होंने कहा नहीं, हम तो लड़ेंगे। तब हम इनको दाम देंगे, ये लीजिए 10 रुपया, चॉकलेट खा लीजिएगा, अब मत लड़िए। कहे नहीं, अभी भी हम लड़ेंगे। तब इनको डरवाया जाएगा। सड़क पे नहीं चलना है क्या? घर के बाहर नहीं निकलना है क्या? अपने हाथ पैर पे नहीं चलना है क्या? तब भी नहीं माने। तब अब इनके भेद खोले जाएंगे, इनकी कमजोरियां पकड़िए, उसको समाज में ओपन करिए। इनके जो अपने लोग हैं, जिनके बल पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इनका उनसे झगड़ा करवाइए। उनपे साम दाम दंड भेद, जैसे मान लीजिए मनोज जी लड़ रहे हैं, निखिल जी और अवनीश जी इनका बहुत साथ दे रहे हैं। अब हम क्या करें? मनोज का निखिल और अवनीश जी से झगड़ा करवाएंगे, इनमें से किसी को समझाएंगे, दाम देंगे, उनको डरवाएंगे, उनको तोड़ देना है। तो ये साम दाम दंड भेद वाली नीति राहु ही डेवलप करवाता है। मशीनीकरण राहु है, मशीन अचानक खराब हो जाए, हार्ट अटैक अचानक आता है ना, मनुष्य अचानक मरता है, तो इसमें भी राहु की भूमिका होती है। कलयुग में तो राहु बहुत मुख्य भूमिका में है। जो भी व्यक्ति, अच्छा राहु का जो है, राहु और केतु में एक अंतर है। राहु जो है मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक चीज है, उसका मोक्ष से और आध्यात्म से लेना देना नहीं है राहु का। और केतु मोक्ष और आध्यात्म का ग्रह है। राहु हमेशा भौतिकवादी बनाएगा। राहु की दशा में आप देखिए, व्यक्ति की भोग की इच्छाएं बढ़ जाएंगी। व्यक्ति के पास घर नहीं है तो घर चाहेगा, गाड़ी चाहेगा, सारे भौतिक सुख साधन चाहेगा। राहु की दशा में आप पूजा करने बैठेंगे तो लोग कहेंगे पाखंड कर रहा है। राहु वाले व्यक्ति भौतिकवादी होंगे और केतु वाले आध्यात्मवादी होंगे। राहु का आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। राहु को सही करना है तो आप भौतिक जीवन जिए, जैसे है वैसे जिए, बनावटी नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा माथे पर पोत लीजिए 5 प्रकार का चंदन और बनिए साधु बाबा, और कर्म साधु वाले ना रहे। कर्म हो तो करिए, लेकिन सिर्फ पोत लिए खूब और आचरण नहीं सही है। तो वो राहु के आ गया कि ये धर्म का आडंबर भी राहु ही ओढ़ता है।
क्योंकि उसे भोग विलास चाहिए, नहीं मिल रहा है तो बाबा बन जाएगा धार्मिक, और उस रास्ते से पैसा लेगा। लेकिन जब केतु बनाएगा आपको आध्यात्मिक गुरु, तो आप खुद भी मोक्ष पाएंगे, आपकी हर बात में मोक्ष वाली, मोक्ष माने त्याग, डिटैचमेंट की शिक्षा देंगे। इसलिए राहु केतु दोनों एक ही ग्रह है, लेकिन दोनों के सिग्निफिकेंस अलग इसलिए है क्योंकि राहु भोग केतु मोक्ष, बिना भोग के मोक्ष नहीं होता है, ये भी जाने रहिएगा अंशु जी। बिना भोग के मोक्ष नहीं है। जब तक आप भोग नहीं भोगेंगे तब तक आपका मन नहीं हटेगा। खाना पीना पहनना घूमना टहलना सब जब कर लेंगे, घर मिल गया, बढ़िया घर मिल गया, सब सुविधाएं मिल गई, गाड़ी मिल गई, अब क्या करेंगे? तब मन में आएगा कि सब वही है, 20 लाख वाली कार भी वही दे रही है, 50 वाली भी वही दे रही है, चल वो भी रही है, एसी उसमें भी है, सब ठीक है। तब मन हटेगा कि सिर्फ भौतिकता ही सब कुछ नहीं है, सब हासिल कर लिए। जब सारे सुख और भोग मिलते हैं ना, तब बाद में अध्यात्म की तरफ मन जाता है। और जब तक नहीं मिलेगा ना, अध्यात्म में मन नहीं लगेगा, दूसरे की गाड़ी देख के सोचेंगे ऐसे एक कार मेरे पास हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता, इसमें जो लोग चलते होंगे बड़ा मजा आता होगा। क्या कुछ नहीं मजा आता, बहुत होता है, धूल मिट्टी नहीं पड़ती है ऊपर, मजा वजा सुख कहीं नहीं है। लेकिन जब सुख भोग लेंगे तभी मनुष्य हटेगा। इसीलिए राहु पहले भोग, फिर केतु एक्टिव होगा, वो मोक्ष की तरफ ले जाएगा। मोक्ष तभी मिलता है जब आप चीजों से आपका मन खुद हटे, ना कि जबरदस्ती हटाना पड़े। जबरदस्ती के संत बनने से नहीं होगा नीलिमा जी। मन में वैराग्य आया नहीं है, जबरदस्ती दबाने से काम क्रोध लोभ मोह को नहीं मिलेगा मोक्ष। क्रोध को जीतना पड़ेगा, काम को जीतना पड़ेगा, लोभ को जीतना पड़ेगा। तो ये सब राहु केतु से हो जाएंगे। शेयर मार्केट वगैरह में भी इसकी भूमिका होती है। राहु हमेशा नकारात्मक परिणाम नहीं देता है, ये जाने रहिएगा, पॉजिटिव भी देता है। जब आप जो है नीड को ग्रीड में बदल देते हैं तब राहु अशुभ हो जाता है। लिख लीजिएगा, नीड एंड ग्रीड, नीड जब ग्रीड में बदल जाता है तो राहु समझ लीजिए आपका खराब हो चुका है। इसलिए नीड पे हमेशा चलिए। कुछ लोग ग्रीड पे चलते हैं। ग्रीड मतलब उनकी अगर स्थिति, अगर उनकी स्थिति मान लीजिए 20 लाख के घर की है खरीदने की, चले जाएंगे 1.5 करोड़ का खरीद लेंगे, क्योंकि उनको दिखाना है। जब आप कोई भी काम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं तो आप कभी सुखी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। मुझे दिखाना था कि मेरे पास एक फॉर्च्यूनर हो, मेरा काम चलने वाला था 12 लाख की गाड़ी में, दिखाने के लिए मैं ला रहा हूं 40 लाख की। दुनिया देख तो लेगी लेकिन मन इतना अशांत हो जाएगा, कर्जा भरने में, उसके पीछे बैलेंस करने में सुकून गया। जब भी जिंदगी में आप कोई भी चीज दिखावे के लिए करेंगे, नीड से हटेंगे। आप ऑफिस जाते हैं, 4-6-10 किलोमीटर है, कहाँ जाना, उस हिसाब की गाड़ी लीजिए। आप हाईवे ड्राइविंग करते हैं, लंबी ड्राइविंग पे जाना होता है, मजबूत गाड़ी लीजिए। मोटरसाइकिल से काम चलने वाला है, स्प्लेंडर से, लेकिन आप लेके आ रहे केटीएम, तो भोगेंगे। नीड पे आप हमेशा चलेंगे तो आप हमेशा अमीर आदमी रहेंगे। पैसा दुनिया को नहीं दिखेगा लेकिन आपके जेब में और बैंक में रहेगा। चलिए ठीक है, राहु तक आज सीमित रहेंगे, कल मिलेंगे केतु महाराज के साथ में। धन्यवाद। हाँ, कल क्लास होगी, अब इधर क्लास रेगुलर होगी, कोई नॉर्मली छुट्टियां मिलेंगी आप लोगों को। चलिए धन्यवाद, जय श्री राम।